हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का आप लोग भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। उम्मीद तो ये आप लोगों से हमेशा ही करता हूँ। मुझे पता है आप स्वयं समझदार हैं, आपको पता है आपके लिए आपकी पढ़ाई कितनी महत्व रखती है, और ख़ास करके उस परिस्थिति में जब टीचरों और आपके बीच की जो दूरियाँ हैं थोड़ी बढ़ गई हैं। दूरियां केवल बीच की दूरियां बढ़ी हैं, दिलों की दूरियां हमारी और आपकी बिल्कुल ही नहीं बदली, नहीं बढ़ी। आप मेरे बिल्कुल करीब हैं, एकदम दिल के करीब हैं। तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। मैं बता दूं कि आप लोगों में से जो 12वीं क्लास के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज का ये जो वीडियो होने जा रहा है ये बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, अमोनिया का उत्पादन, जो आज मेरा टॉपिक है। अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट नहीं है, आपको 12वीं क्लास का एग्जाम नहीं भी देना है, तो अभी ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से भरा पड़ा हुआ है। तो आप या तो 12वीं क्लास के एग्जाम देने वाले हो तो भी, नहीं देने वाले हो, आगे आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो भी, आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो। मैं इसको चाहूँगा कि मैं लिख दूँ ये VVI। ये VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसके लिए, तो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एकदम डेफिनेटली आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। मैं बता दूं स्टूडेंट्स की क्वेश्चन होगा कि अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है, अथवा हाइबर विधि से अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है, या व्यावसायिक उत्पादन या व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है। इसमें से किसी भी एक तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अमोनिया को बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे प्राप्त करने के लिए, व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए हाइबर विधि का उपयोग किया जाता है, और इस हाइबर विधि से अमोनिया का उत्पादन होता है। तो मैं एक लाइन लिखना यहाँ पर लिखना चाहूँगा, NH3 का उत्पादन। यहाँ पर ये इसका मतलब है ना कि व्यापारिक विधि, कमर्शियल मेथड, इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, NH3 का उत्पादन, हाइबर प्रोसेस, हाइबर विधि, हाइबर्स प्रोसेस लिख देता हूँ, हाइबर्स प्रोसेस द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये जानना होगा कि अब हाइबर प्रोसेस है क्या, इस विधि से कैसे आप अमोनिया का उत्पादन करते हैं। बड़ा सिंपल सा विधि है, बहुत सिंपल। हाइड्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, दोनों को कंप्रेस करते हैं और अभिक्रिया करा देते हैं, अमोनिया का उत्पादन हो जाता है। तो आइए लिखते हैं एक लाइन, H2, ध्यान रखिएगा ये गैसीय होना चाहिए, एवं N2, ये भी गैसीय होना चाहिए, के बीच ताप, दाब एवं उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर NH3 का उत्पादन होता है। सिंपल सा बात है, एकदम याद रखिए। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया कराना है, इसके लिए कुछ शर्तें हैं स्टूडेंट्स, ताप का, दाब का, उत्प्रेरक का। मैं सब के बारे में पूरी डिटेल से बात करने वाला हूं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासा है, वो सारी की सारी जिज्ञासा मैं शांत करूंगा। आप वीडियो केवल आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ और क्या आपसे कहना चाहता हूँ। तो आपको बस ये लाइन याद रखना है कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के बीच अभिक्रिया कराना है और क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। आइए समीकरण लिख करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये H2 है,
हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये भी गैसीय रूप में। ध्यान रखिएगा, अब ये सिंबल याद है ना, रिवर्सिबल का हो गया, ये बन जाता है अमोनिया NH3 और ये भी गैस होता है। स्टूडेंट्स इसको आप बैलेंस कर दीजिए, अगर हमने वहाँ 2 लगाया तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पर हमें 3 लगाना होगा। आपको एक और बात याद रखनी होगी कि जो डेल्टा F ये नोट है, ये इसके जो इंथैल्पी है, निर्माण की इंथैल्पी, अमोनिया के निर्माण की जो मानक इंथैल्पी है उसका वैल्यू नेगेटिव होता है। नेगेटिव कहने का मतलब ये ऊष्माक्षेपी है, और अगर इसका एग्जैक्ट मैं मान लिखूं तो 92 पॉइंट माइनस में रहेगा, ये वैल्यू 92.4 किलो जूल पर मोल होता है। इसका मतलब हुआ, माइनस का मतलब कि ये क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, बस यही एक छोटा सा सिंपल सा रिएक्शन है। इसी रिएक्शन के फलस्वरूप अमोनिया का उत्पादन होता है जिसका नाम है हैबर प्रोसेस। अब आपको इस समीकरण में कुछ चीजें दिखाई दे रही है, तो आइए मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1 जरा ध्यान दीजिएगा, ये अभिक्रिया गैसीय अवस्था में दिख रहा है, सब देखिए गैसीय है ना, यह अभिक्रिया गैसीय अवस्था में है। समझ में आ रही है बात? अरे नहीं समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं यार, देख रहे वो ये गैसीय है, सिंपल सा बात है। इसमें कहीं पे कोई बात ऐसी नहीं है जो आपको न समझ में आए। पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं, आपको खट से दिखाई देगा। आइए अच्छा जरा देखो तो, मैं इसको इस जो थी है सॉरी संकेत है, इसको देख करके मैं क्या लिखूंगा कि यह अभिक्रिया उभयगामी है, रिवर्सिबल है। उभयगामी अभिक्रिया का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? प्रतिकारक प्रतिफल में बदलेंगे, आप प्रतिफल पुनः टूट के किसमें बदल जाएगा? प्रतिकारक में। हाँ, तो यह अभिक्रिया उभयगामी है। यह अभिक्रिया उभयगामी है। और भी कोई बात है? देखिए तो ध्यान से, अरे थोड़ी पारखी नज़र से देखो यार, दिखेगा आपको, दिखेगा उसमें और बातें हैं। यहाँ नज़र दौड़ाओ, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है। जैसे लकड़ी जलाते हो ना तो गर्म हो जाता है आसपास का माहौल, जाड़े में आप रूम को खुद को गर्म करने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, जलाते हैं। इसका मतलब कि लकड़ी का जलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन का अमोनिया के साथ अभिक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। और मुझे कैसे पता? इस सिंबल से, माइनस चिन्ह से। अगर ये जो निर्माण की इंथैल्पी है, फॉर्मेशन की इंथैल्पी है, ये अगर माइनस में हो गया मतलब ये ऊष्माक्षेपी है। अगर ये पॉजिटिव चिन्ह होता ना, प्लस वाला चिन्ह, तो ये क्या हो जाता है? ठीक उसके उल्टा, ऊष्मा शोषी। लेकिन फिलहाल तो क्या है? ऊष्माक्षेपी। लिख दिया जाए, बोलिए जल्दी जल्दी, लिख दिया जाए कि नहीं लिखा जाए? लिखना ही होगा। मैं ये ध्यान में रखते हुए लिख रहा हूँ कि आप 12th क्लास का एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। हाँ, तो लिखूंगा मैं यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक है। और कोई बात है इस अभिक्रिया में? देखिए ध्यान से, एक तो बात मुझे दिख रही है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो ये 3 वॉल्यूम है ना, ये 3 वॉल्यूम। आप कह सकते हो 3 मोल है, हम यहाँ वॉल्यूम ले रहे हैं इसका। अगर ये 3 लीटर है तो ये कितना है? देखो कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है ना, तो ये कितना है? 1 वॉल्यूम है। और ये बताइए 2 वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि 3 लीटर हम हाइड्रोजन ले लें, 1 लीटर अगर नाइट्रोजन ले ले तो 2 लीटर अमोनिया बन गया। कुल मिला के कितना हमने प्रतिकारक, ये मेरा रिएक्टेंट हुआ ना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो आप देखिए कितना आपने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिया, कुल 3 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम। लेकिन प्रोडक्ट कितना बना? 2 वॉल्यूम। आप सोच रहे होंगे कि 2 वॉल्यूम कहाँ गया, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको मैं अगर ये लाइन कहूँ कि अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का आयतन घटता है, तो क्या आप नाराज हो जाएंगे? आपके सामने है, इसमें नाराजगी वाली कौन बात है? क्या ये देखिए, ये 3 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम प्रतिकारक है मेरा, और प्रतिफल कितना हुआ?
तो मात्र 2 वॉल्यूम ही हुआ ना, तो मैं एक लाइन लिखने का हकदार तो हूं। अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिफल का आयतन घटता है। आयतन घटता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? तो प्रतिफल का आयतन घटता है। ये 4 बातें आपको इसमें दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स, अब जरा एक बार फिर से मैं बात कर लूँ, हाइबर विधि से अमोनिया कैसे बनाते हैं? तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया नाइट्रोजन से कराते हैं और अमोनिया का उत्पादन होने लगता है। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की जब अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया में मैंने 4 बातों को नोटिस किया। पहली बात, अभिक्रिया जो है गैसीय अवस्था में है। दूसरी बात, अभिक्रिया उसमक्षेपी है। तीसरी बात, अभिक्रिया उभयगामी है। चौथी बात हमारे लिए क्या है कि अभिक्रिया में प्रतिफल का आयतन घटता है। अब देखिए, हम चाहते हैं, मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैं अमोनिया का उत्पादन करूं, मार्केट में बेचूं और थोड़ा पैसे कमाऊं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रोडक्शन हो, कम खर्चा लगे, ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट को आपको याद रखना होगा, ली चैटरलियर। ली चैटरलियर के सिद्धांत को अगर हम उपयोग में ला दें, ध्यान दीजिएगा, साइंटिस्ट का नाम है ली चैटरलियर। ली चैटरलियर के सिद्धांत को अगर उपयोग में ला दें तो मुझे इसके लिए बताता है, राह दिखाता है कि क्या करने से अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होगा। तो मैं लिखना चाहूँगा एक फिर से यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं आगे। ली चैटरलियर, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ली चैटरलियर। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, बहुत जगह ला सतालिए, ली सतालिए लिखा रहता है, मुझे नहीं पता इसको लोग कैसे पढ़ते हैं। ली चैटरलियर प्रिंसिपल के अनुसार NH3 के अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए निम्न शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। आपके पहले तो मन में एक सवाल आ रहा है, ली चैटरलियर प्रिंसिपल क्या है? स्टूडेंट्स, मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। बस सिंपल सा समझिए, एक ली चैटरलियर का एक सिद्धांत है जो यह बताता है इस अभिक्रिया के बारे में कि क्या करने से ज़्यादा मात्रा में अमोनिया का उत्पादन होगा। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं ना, इसका उपयोग करके अमोनिया बना लेते हैं, बाद में सोचेंगे कि वो सिद्धांत क्या है। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा और जल्दी से बना दूंगा। तो सुनिए, कौन कौन से शर्तें हैं। तो पहला शर्त है हमारे लिए ताप का। तो चूंकि बोर्ड पे जगह नहीं है तो दनादन उतारिए, हम आते हैं और लिखते हैं ताप के बारे में ली चैटरलियर का सिद्धांत क्या कहता है। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं ली चैटरलियर के सिद्धांत के अनुसार अमोनिया के उत्पादन में ताप का क्या रोल है। तो सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। ली चैटरलियर का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी रिएक्शन, आप जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कोई अभिक्रिया है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, इसका मतलब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया में आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिफल प्राप्त हो, तो टेम्परेचर को निम्न कर दीजिए, थोड़ा लो कर दीजिए। बात मेरी समझ में आई? अगर कोई भी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो आप जब ताप को निम्न करिएगा तो प्रतिफल के उत्पादन को फेवर करेगा, मतलब लो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिफल उत्पादित करने में सहायक होगा, मदद करेगा। तो मेरा यहाँ जो रिएक्शन है वो तो आप जान चुके हैं कि क्या ऊष्माक्षेपी है। तो अगर मैं ली चैटरलियर की प्रिंसिपल की बातें सुन लूँ, उनकी बातें मान लूँ, माननी ही पड़ेगी क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बने, तो मुझे टेम्परेचर को क्या करना होगा, लो रखना होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, एक समस्या है, आपका केमिकल काइनेटिक्स चिल्ला चिल्ला के कहता है कि निम्न ताप पे अभिक्रिया का दर घट जाता है और ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर मतलब वेग बढ़ जाता है। तब तक तो समस्या हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा भाई मोटे ताजे हो गए, थोड़े कम खाओ।
जब आप कम खाते हो तो कमजोर हो जाते हो, ज़्यादा खाते हो तो फैटी हो जाते हो, तो क्या करोगे? तो कहता है अब इसमें कि आप न बहुत ज़्यादा खाओ न बहुत कम खाओ, मीडियम में रहो। यहाँ पर वही बात याद रखना है। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कर नहीं सकता, मेरे अमोनिया के उत्पादन प्रभावित होगा। कम ज़्यादा कर देने से भी अमोनिया के उत्पादन का जो वेग है, दर है, वो घट जाता है। तो हमारे पास रास्ता क्या बचा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कर दो, अनुकूलतम ताप कर दो, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। तो आइए लिखते हैं, चूंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः ताप को निम्न रखा जाना चाहिए, ताप को कम रखा जाना चाहिए। किसके हिसाब से? तो ली चैटेलियर के सिद्धांत के अनुसार ताप को लो रखा जाना चाहिए, कम रखा जाना चाहिए। लेकिन एक दूसरी समस्या हो गई अब, लेकिन निम्न ताप पर अभिक्रिया का जो वेग है स्टूडेंट्स, अभिक्रिया का वेग जिसको आप रेट कहते हैं, अभिक्रिया का वेग घट जाता है। आपको याद है ना सिद्धांत, अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सी बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग लगभग 2 टाइम्स बढ़ जाता है। तो जब ताप घटा देते हैं तो जाहिर से निम्न ताप पर अभिक्रिया का वेग घटेगा, उच्च ताप पर अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, निम्न ताप पर अभिक्रिया का वेग घट जाता है। अतः ताप को अनुकूलतम, आप इसको ऑप्टिमम कह सकते हैं, ऑप्टिमम माने नाइदर बहुत ज़्यादा न तो बहुत कम, ऑप्टिमम 700, लगभग 700 याद रखिएगा, लगभग 700 केल्विन रखा जाता है। वास्तव में ये 773 केल्विन है, मैंने 700 लिख दिया, बहुत सारी जगहों पे 700 लिखा हुआ है बुकों में इसलिए, लेकिन मैंने इसके पहले तो आपको बताया ही था कि टेम्परेचर कितना होता है, 773 केल्विन रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को समझ गए आप? हमने क्या कहा, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, टाइम का थोड़ा सा मैं ज़्यादा लूँगा लेकिन बात को एकदम क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ली चैटेलियर का सिद्धांत कहता है भाई कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप कम कर दो। दूसरा सिद्धांत कहता है कि ताप घटाओगे ना तो अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। ये तो बड़ी मुसीबत है, मैं ताप ज़्यादा कर नहीं सकता, ली चैटेलियर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं उनका सिद्धांत। और दूसरी तरफ केमिकल काइनेटिक्स आपसे कह रहा है कि ताप घटा दोगे तो अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। तो मैं क्या करूँ? तो मैं मीडियम रास्ता अपनाया। मैंने कहा कि भाई ना बहुत ज़्यादा करूँगा ना बहुत कम करूँगा, मैं मध्यम में चलाता हूँ। और लगभग कितना कर दिया कि टेम्परेचर हमने 700, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर के हालात है, याद रखिएगा। दूसरा ये पॉइंट बी, दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर को आप ऊंचे रखते हैं, हाई कर देते हैं, हाई प्रेशर, उच्च दाब। अब स्टूडेंट्स यहाँ दाब को उच्च रखने का क्या मतलब है तो सुनिए समझिए। ली चैटेलियर का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया अगर कोई गैसीय अवस्था में हो रही हो और प्रतिफल का आयतन प्रतिकारक के तुलना में घट जाए, तो याद करो प्रतिकारक का आयतन कितना था, टोटल आयतन 4 वॉल्यूम था और प्रतिफल का आयतन कितना था 2, इसका मतलब घट रहा था ना। तो यदि प्रतिफल का आयतन घटे तो आप चाहते हैं कि मेरा प्रतिफल ज़्यादा बने, जल्दी जल्दी बने, तो आपको हाई प्रेशर जो है फेवर करता है। तो चूंकि प्रतिफल का आयतन घट जाता है, घटता है, प्रतिफल का आयतन ऐसे लिख देता हूँ, अभिक्रिया के दौरान, थोड़ा और सजा के, अभिक्रिया के दौरान घटता है, अतः दाब को
अतः अमोनिया की अच्छी मात्रा में 3 की अच्छी मात्रा में उत्पादन के लिए दाब को क्या करना चाहिए? उच्च रखा जाना चाहिए। सॉरी, ये दाब है आपका, दाब को उच्च रखा जाना चाहिए। हो गया। दाब कितना रखा जाता है? दाब, याद रखिएगा, इस अभिक्रिया के लिए जो दाब होते हैं ना, 200 इंटू 10⁵ पास्कल, या आप कहिए 200 ATM रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अमोनिया के उत्पादन के लिए जो प्रेशर है आपका, याद रखिएगा कितना, तो 200 इंटू 10⁵ पास्कल, या आप कहिए कि 200 ATM रखा जाता है। ये हाई प्रेशर रखना जरूरी है, क्योंकि प्रेशर जब बढ़ा दीजिएगा तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। आप बिल्कुल वही बात हो गई कि कोई लेबर है और आप जितना पैसे दे रहे हैं उतना काम नहीं कर पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं मिल रहा, तो आपने क्या कि इस पर प्रेशर बढ़ाया कि नहीं भाई, तुम्हें काम करना ही होगा, तो वो क्या करता है? प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ा देता है, तेज हो जाता है। आइए तीसरी बात है। तीसरा है स्टूडेंट्स, ताप दाब के बाद उत्प्रेरक की बात करते हैं हम लोग। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। तो अब कैटलिस्ट की क्या जरूरत है? तो याद रखिए, जो 700 केल्विन जो ये टेम्परेचर है ना, ये बहुत ज़्यादा ताप नहीं है। हमारे किताबों में हमें समझाने की कोशिश किया गया है कि जो 700 केल्विन ताप रखा जाता है अमोनिया के उत्पादन के लिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं है और बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन बढ़ा नहीं सकते क्योंकि अभिक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी है। तो उसके लिए एक और टेक्निक निकाला गया, वो है कैटलिस्ट। इसी ताप पे अभिक्रिया का वेग बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रतिफल मिले, इसके लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ हम 700 केल्विन ताप पर अभिक्रिया का वेग कम रहता है, कम रहता है। अतः वेग बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में, याद रखिएगा स्टूडेंट, क्या उत्प्रेरक के रूप में करते हैं? आयरन ऑक्साइड के साथ अल्प मात्रा में Al2O3 एवं K2O का यूज किया जाता है, अब देखो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन हो गया कि अमोनिया के उत्पादन के लिए, हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन से कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं आप, साथ में आप क्या ले रहे हैं? तो थोड़ी मात्रा में Al2O3 ले रहे हैं और K2O भी ले रहे हैं। और एक बात और बता दें, बातें तो बहुत बतानी है आपसे, बातें करने का मेरा बहुत दिल कर रहा है, लेकिन क्या करें, समय का लिमिटेशन है स्टूडेंट्स। एक शब्द है प्रोमोटर, हिंदी में कहते हैं वर्धक, प्रोमोटर। अब क्या है प्रोमोटर? क्या है कि जो उत्प्रेरक है ना, उसकी इफिशियंसी, उसकी कार्य क्षमता जो बढ़ा देता है, उसका नाम प्रोमोटर है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रोमोटर क्या चीज़ है? तो जो कैटलिस्ट है आपकी, उसकी इफिशियंसी, उसकी कार्य क्षमता, उसकी दक्षता को बढ़ा देने वाले पदार्थ का नाम क्या है? प्रोमोटर। आप यूँ समझ लीजिए कि आप काम कर रहे हो, कहीं पे किसी ऑफिस में काम करते हो, और आप
एक ऑफिस में एक ऐसा व्यक्ति आया जो आपके काम करने की क्षमता इंक्रीज कर देता है। जब से वो ऑफिस में आया है ना, आप मज़े में रहते हो, हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो और काम करने की क्षमता आपकी बढ़ गई है। पहले आप 8 घंटा काम करते थे, अब जी करता है कि 12 घंटा काम करें। तो वो व्यक्ति आपके लिए जानते हो क्या है? वो प्रमोटर है। आपकी अपनी जो क्षमता है उसको क्या कर दिया, उसने बढ़ा दिया। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के लिए प्रोमोटर के रूप में मोलिबेडनम का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रोमोटर का क्या मतलब हुआ? जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ा दे। तो मैं लिखना चाहूँगा प्रोमोटर के रूप में, प्रोमोटर, आप इसको वर्धक कह सकते हैं, वर्धक। प्रोमोटर के रूप में मोलिबेडनम, MO, मोलिबेडनम का उपयोग होता है, उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक लाइन अभी और लिखना चाहेंगे, सी के बाद डी। अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे, अभिक्रिया उष्माक्षेपी है, सॉरी अभिक्रिया उभयगामी, उष्माक्षेपी तो है ही, मुझे अभी उभयगामी की जरूरत है। तो उभयगामी का मतलब होता है कि प्रतिकारक प्रतिफल में बदलेगा और प्रतिफल पुनः किस में बदल जाएगा? टूट के प्रतिकारक में। तो अब सोचो कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनाया, अमोनिया टूट के पुनः हाइड्रोजन बना दिया। यार, तो मैं ये थोड़ी ना करने गया था, मैं तो गया था अमोनिया के उत्पादन के लिए। तो चूंकि अभिक्रिया जो होता है उभयगामी होता है, अतः समय समय पर अमोनिया को हटाते रहना चाहिए। तो मैं एक लाइन लिखना चाहूँगा, चूंकि अभिक्रिया उभयगामी होता है, चूंकि अभिक्रिया उभयगामी होता है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में स्टूडेंट्स मुझे, उभयगामी होता है, आप सुन के भी लिख लीजिएगा, होता है, अतः समय समय पर, समय समय कहने का मतलब है थोड़ा सा, अगर आपके पास अमोनिया उत्पादित हो गया तब वहाँ से हटा देते हैं, समय समय पर, NH3 लिख देता हूँ, को हटाते रहना चाहिए, को हटाते रहना चाहिए। अब आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद तो ये 4 कंडीशन हो गए। आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अमोनिया प्राप्त करना, ली चैटेरियर भाई आपको सिखा गए कि कौन 4 बातें मानना। अगर उनकी 4 बातें मानते हो तो अमोनिया ज़्यादा मात्रा में उत्पादित करोगे और मार्केट में बेचोगे और ढेर सारा पैसे कमाओगे। कौन सा? तो टेम्परेचर को लो रखना, दूसरा प्रेशर को हाई रखना, और उसके बाद उत्प्रेरक का उपयोग कर देना, और ज़रूरत के हिसाब से अमोनिया हटाते रहना। भाई इसको नोट करिए। और उसके बाद क्या करते हैं, इसका एक फ्लो चार्ट आपको बना के दिखा रहे हैं कि कैसे अमोनिया बना रहे हैं, उसके एक फ्लो चार्ट के रूप में। आइए स्टूडेंट्स, अमोनिया की जो निर्माण है उस निर्माण को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्लो चार्ट मैंने पहले बना दिया है अपनी सुविधा के लिए और जल्दी हो इसके लिए। आप इसको समझिए जरा, इस प्रक्रिया को समझिए। अब देखिए अमोनिया कैसे बनाते हैं। तो आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं, नाइट्रोजन गैस लेते हैं। ये देखिए 2 अलग अलग ट्यूब हुआ, नली हुआ, इससे आप इसको मिक्स करते हैं और ये कंप्रेशर है। यहाँ पर 20 मेगा पास्कल, मतलब वही हो गया लगभग 200 ATM दाब है, या 200 गुने 10 के पावर जो 200 गुने 10 के पावर जो 5 पास्कल है, जिसको हमने संक्षेप में लिया 20 M पास्कल दाब। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों एकदम कंप्रेस हुआ, मिक्स कर दिया गया आपने दबाव डाल करके, और फिर आपने ला दिया कैटलिस्ट चैम्बर में। इस कैटलिस्ट चैम्बर में आयरन ऑक्साइड है, Al2O3 है, और टेम्परेचर यहाँ आपने मेंटेन कर रखा है 700 केल्विन। इससे हुआ क्या कि इसी में आगे आपका कौन सी चीज, तो आपका हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, कंप्रेस हो चुका है, मिक्स हो चुका है पूरी तरह से, कैटलिस्ट की उपस्थिति में टेम्परेचर मिला और रिएक्शन कर गया, और यही बना अमोनिया। लेकिन स्टूडेंट्स 100% आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में नहीं कन्वर्ट हो पाया।
करीब 15 से 20%, याद रखिए जो मैं बोल रहा हूँ डेटा, करीब 15 से 20% ही हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में बदल पाते हैं। शेष जो रहता है वो आपका अभी भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन के रूप में रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से निकल गया, ये बन गया, तो अमोनिया तो बन ही गया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी है, ये चलाया। यहाँ पर आप क्या करते हैं, तो इसको ठंडा करके द्रव के रूप में बदल देते हैं, द्रव के रूप में बदल देते हैं। लेकिन अभी भी इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस था, जो कि फिर से ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये पंप करते हैं और फिर उसको भेज देते हैं कहाँ, तो कैटलिस्ट चेंबर में। और इस तरह से देखिए ना कितना मज़ेदार है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन लिया आपने, कंप्रेस किया, भेज दिया कैटलिस्ट चेंबर में। यहाँ पर कुछ अमोनिया जो है रिएक्टेड रह गया, सॉरी कुछ हाइड्रोजन बिना अभिक्रिया किए हुए रह गया, आप उसको फिर से भेज देते हैं उसी में, और इस तरह से इस साइकिल के इस साइकिल में आप अमोनिया गैस का उत्पादन करते हैं। ये बहुत संक्षेप में समझने के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब आइए, अमोनिया को चाहे किसी भी विधि से बनाइए, वो ड्राई नहीं होता, उसमें जल के अणु रहते हैं, नमी युक्त रहता है। तो अमोनिया को ड्राई कैसे किया जाए, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक समस्या है। तो आइए जानते हैं। ड्राइंग ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस को कैसे ड्राई किया जाए। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप याद रखिएगा, देखिए एक लंबा सा ग्लास टावर लिया जाता है और इस ग्लास टावर में भर दिया जाता है क्विक लाइम, CaO। ये हो गया CaO, क्विक लाइम, जिसको आप कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। यहां से अब इसमें डाल देते हैं नमी युक्त NH3। स्टूडेंट्स, यहां से आपने नमी युक्त NH3 अमोनिया डाला, इसमें जो नमी होता है, पानी होता है, जल होता है, ये CaO के द्वारा अवशोषित हो जाता है और यहाँ निकलता है बिल्कुल ड्राई शुष्क NH3 गैस। तो आप समझ गए कैसे करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अमोनिया को शुष्क बनाने के लिए CaO से गुजारा जाता है। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, NH3 को ड्राई करने के लिए CaO से गुजारा जाता है। स्टूडेंट्स, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि नमी युक्त अमोनिया को कैसे ड्राई किया जाता है, यह महत्वपूर्ण है कि नमी युक्त अमोनिया को क्या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से ड्राई कर सकते हैं कि नहीं, क्या शुष्क कैल्शियम क्लोराइड से उसको ड्राई कर सकते हैं कि नहीं, क्या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा उसको शुष्क कर सकते हैं कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, हमने 3 चीज़ों का नाम लिया, तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा NH3 को निम्न कारकों द्वारा, निम्न पदार्थों द्वारा ड्राई नहीं किया जा सकता। ये आपको याद रखना होगा, नहीं किया जा सकता। वो कौन कौन से हैं, तो आप इस पे फोकस करिएगा। पहला कॉन्क H2SO4। अब आपके मन में चलेगा कि क्यों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से इसको क्यों ड्राई नहीं करेंगे, इसका शुष्कन क्यों नहीं करेंगे, इसको क्यों शुष्क नहीं बनाएंगे। तो इसके पीछे के रीजन को मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा। NH3 में जो नमी है, आप शुष्क बनाने के लिए जब उसको H2SO4 से गुजारिएगा तो होगा क्या, ये बना लेगा अमोनियम सल्फेट। तो आपने भेजा अमोनिया ताकि वो शुष्क हो जाए, और वो अमोनिया बन गया अमोनियम सल्फेट में। तो भेजेंगे, आपने अपने भाई को भेजा कहीं पढ़ने के लिए कि पढ़े, ज्ञान हासिल करे, और उधर जाकर लफंगा हो जाए, तो आप भेजेंगे वहाँ? नहीं ना, बिल्कुल वही बात है। अब बैलेंस कर लीजिएगा। वो देखिए यहाँ पे 2 लगा दिए और संभवतः ये बैलेंस हो चुका है। अब 3 दूनी के 6 हो गया, 6 और 2 8, 4 दूनी, ठीक है। दूसरा देखिए पॉइंट, शुष्क
एनहाइड्रस कहते हैं उसको, शुष्क CaCl2, इससे भी आप इसको नहीं ड्राई करते हैं। क्यों नहीं करते हैं का कारण, चूंकि जगह नहीं है, तो मैं पूरा लिख देता लैंग्वेज। तो देखिए ये NH3 है, आप जब इसको CaCl2 से चाहते हैं कि इसके अंदर की नमी ये सोख ले, तो कुछ और ही कहानी हो जाती है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, CaCl2 8NH3 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने सोचा कि हमारा अमोनिया ड्राई हो जाएगा, ड्राई नहीं हुआ शुष्क CaCl2 के द्वारा, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही फॉर्मेशन हो गया। आप चाहते हैं कि आपके पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, P2O5 है, और इससे अगर आप चाहते हैं इसको ड्राई कर दें, तो देखिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि P2O5 जो अमोनिया में जो पानी है, जल है ना, पहले ये उससे रिएक्शन कर लेगा और H3 ये बना देगा PO4, फॉस्फोरिक एसिड बना दिया, ये बना दिया H3PO4। आप चाहें तो बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, और ये 3 दूनी 6 हुआ, तो आप यहाँ पर 3 लगा दीजिए। आप आइए, ये देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 और 5 8, 4 दूनी 8। अब क्या होता है, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ना, ये पुनः जो है अब अमोनिया से देखिए कैसे अभिक्रिया कर देता है, H3PO4 प्लस ये NH3, और ये अमोनियम फॉस्फेट बना देते हैं, NH3 ये तो और गजब हो गया। आप देखिए 3 अमोनिया, आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब सोचो स्टूडेंट्स कि आपने अमोनिया में पानी था, ये सोचा कि अमोनिया को मैं ड्राई कर लूँ, सुखा लूँ। सुखाने के लिए आप जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करेंगे तो अमोनियम फॉस्फेट का निर्माण कर देगा, अतः मैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का चुनाव नहीं करूँगा। बात समझ में आई? अगर आप एनहाइड्रियस मतलब शुष्क जल रहित कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करेंगे तो यह भी एक जटिल यौगिक बना लेगा, अतः मैं शुष्क कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग भी अमोनिया को ड्राई बनाने के लिए नहीं करूंगा। अगला पॉइंट, क्या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का मैं उपयोग करूंगा? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कारण क्या है कि जो अमोनिया में पानी है, उस पानी से पहले फास्फोरस पेंटाऑक्साइड अभिक्रिया करके फास्फोरिक एसिड में बदल जाएगा स्वयं, और पुनः क्या होगा कि ये फास्फोरिक एसिड अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनियम फॉस्फेट का निर्माण कर देगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए जो रास्ता बचता है वो ये है कि आप नमी युक्त अमोनिया को एक लंबा सा टावर बनाते हैं, उस टावर में क्या भर देते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड भर देते हैं, क्विक लाइम भर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसे गुजार देते हैं अमोनिया को जिसमें पानी है। ये पानी को खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, और उधर शुष्क अमोनिया प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई? मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपना कपड़ा सुखाना है तो आग में मत डालिए, धूप में डाल दीजिए। इतनी आपको समझ में आती है, तो उतनी बात समझ में आनी चाहिए कि हम इसे क्यों नहीं उपयोग करेंगे। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक बात आप लोग से और कहना है, अगर आपको लगता है कि मेरा क्लास, मेरी पढ़ाई आपको पसंद आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम चाहते हैं कि हम लोग का चैनल जो है, जो आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है, वो ज़्यादा ग्रोथ करे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े बहुत सहयोग करें। तो अगर आपको इच्छा है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारी और आपकी फिर भेंट होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक आपकी एनर्जी बरकरार रहे, आप पढ़ाई में दिलो जान से लगे रहें, ऐसी शुभकामना है हमारी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर भेंट होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।